अगर कोई चीज फ्री फॉल गिरती है तो उसका टाइम अमाउंट बहुत कम होता है। तो हम आज का पहला कॉन्सेप्ट ये डिस्कस कर रहे हैं। देखें, अब इसमें छोड़ दे नहीं चल रहा, बस अभी बैठे सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। इसी से आज की डिस्कशन जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, जल्दी से ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लें। ठीक है, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। सब लोग प्लीज अटेंशन बोर्ड पे दे दें और सब लोग अटेंशन बोर्ड पे दीजिएगा। देखिए, ये जो हमारा टेस्ट वाला कंफ्लिक्ट थोड़ा सा टाइमिंग का आ रहा है, ये रूम नंबर की वजह से है क्योंकि रूम अवेलेबल नहीं होते। अगर आप आज टेस्ट देना चाहते हैं तो 2 से 3 में दे दें। अगर आपका लैब है या कोई और एक्टिविटी है तो आज छोड़ दें, कल दे देंगे। मैं आपको अनाउंस कर दूंगा ग्रुप पे। आई विल ट्राई कि कोई और बेहतर स्लॉट्स बन जाए नेक्स्ट टाइम।
लेकिन ये कि जो तैयारी करके आए हैं और 2 से 3 में वो अवेलेबल हैं, वो उसको 2 से 3 में दे दे, और अगर वो 2 से 3 में आज नहीं दे सकते तो कैन बी गिवन टुमारो। हमने पिछली क्लास में जहां तक काम करा था, हमने पिछली क्लास को कनेक्ट करना है, तो सब लोग प्लीज अटेंशन बोर्ड पे लीजिएगा। पिछली क्लास में हमने ये वाला टॉपिक शुरू किया था। पिछली क्लास में हमने ये वाला टॉपिक जो है ये शुरू किया था। हमने एक बॉल को हाइट से गिराया था, आपको याद हो, तो हमने एक बॉल को हाइट से गिराया था और हम उसमें क्या निकाल रहे थे, वैल्यू फॉर जी। हम कैलकुलेट कर रहे थे जी का वैल्यू, और हमने एक ट्रायल किया था। उस ट्रायल में हमने मेजर की थी वैल्यूज हाइट की और किसकी, टाइम की। और मैंने आपको बताया था कि जो टाइम की वैल्यू है, जो टाइम की वैल्यू है वो मुख्तलिफ तरीकों से मेजर की जा सकती है। और टाइम की वैल्यू मेजर करने का तरीका ये होता है कि आपके पास, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, जब तुम्हारे हाथ से कोई चीज गिरती है तो फौरन नीचे पहुंच जाती है, तो तुम एक तो क्या यूज कर सकते हो, लेकिन स्टॉप क्लॉक का मसला क्या होगा कि जितनी देर में तुम ऑन ऑफ करोगे वो ऑब्जेक्ट नीचे पहुंच जाएगा। उसके बाद दो स्टूडेंट्स, ये ओ लेवल फिजिक्स एटीपी का कॉन्सेप्ट है। अब चूंकि बहुत सारे लोगों ने एग्जाम्पशन ले लिया था तो हमें इसको कवर करना होता है। दो स्टूडेंट का मतलब क्या है, एक बच्चा बॉल को ड्रॉप करे और दूसरा बच्चा सामने खड़े होकर इसका इस्तेमाल कर ले स्टॉप क्लॉक को। उसके बाद है लाइट गेट्स। लाइट गेट्स क्या होते हैं, ये वो मोशन सेंसर होते हैं। जब बॉल इनके सामने से गुजरती है, जब बॉल मोशन सेंसर को कट करती है तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है, जब दोबारा कट करती है तो टाइमर स्टॉप हो जाता है। फिर उसके बाद वीडियो कैमरा, आप उसमें रिकॉर्डिंग कर लें, उसमें टाइम भी आ जाएगा, फॉल भी आ जाएगा। फिर उसके बाद टच पैड। टच पैड क्या होते हैं, जैसे आजकल तुम्हारी मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है वो टच पैड कहलाती है। हाइट जो है, हाइट आप किससे निकाल सकते हैं, नेचर रूल से। देखो जो पहला मेथड है, अब ये सब पास्ट पेपर एग्जांपल्स हैं और मैं इससे शुरू करता हूँ। यहाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये बॉल उसके साथ पहले चिपकी हुई थी। जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्विच ऑफ किया तो बॉल गिरेगी, और जब बॉल नीचे गिरेगी तो किसको जाकर हिट करेगी। अब ये बताओ कि ओ लेवल में तुमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? Electromagnet is a setup which produces magnetism due to electricity. Electromagnet जो होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या आयरन हो या स्टील हो, क्या वो मैग्नेट से चिपक जाएगा? अच्छा, जब तुम स्विच ऑन करोगे तब क्या होगा, स्विच ऑन करोगे तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, जब तुम स्विच ऑफ करोगे तब क्या होगा, डीमैग्नेटाइज होगा। जैसे तुम स्विच ऑफ करोगे टाइमर चलना शुरू हो जाएगा, बॉल जाकर नीचे टच पैड को हिट करेगी और जब टच पैड को हिट करेगी तो टाइमर बंद हो जाएगा। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड मेथड है, एक्यूरेट होगा। पेपर में जो डायग्राम आई इस तरह की थी, जब पहली लेजर कटेगी तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और जब दूसरी नीचे वाली लेजर कटेगी तो लेजर कटने का एग्जांपल क्या है, जैसे तुम वॉक थ्रू गेट से गुजरते हो तो वो लेजर कटती है। अब इसको मैं तुम्हें एक एनिमेशन में दिखाता हूँ और तुम लोग इसको और से देखना ताकि आज का ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो फॉर्म हो जाए। जो लेजर का प्रोसीजर है वो हमारी कॉमन लाइफ में आजकल बहुत है। हमने बॉल को गिराना शुरू किया, जब पहली लेजर कटेगी तो टाइमर स्टार्ट हो गया, जब दूसरी लेजर कटी तो टाइमर स्टॉप हो गया। ये लेजर का तरीका है, पहली लेजर पे टाइमर स्टार्ट होगा, दूसरी लेजर पे टाइमर ऑफ हो जाएगा। इक्वेशन कौन सी यूज होगी, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको कहते क्या है, इक्वेशन ऑफ, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। U को क्या करेंगे, इनिशियल U की वैल्यू क्या है, क्योंकि बॉल हैज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, तो U की वैल्यू क्या होगी, फ्री फॉल है तो A क्या होगा, S इज इक्वल टू H। ठीक है, आप सब कुछ पुट कर दोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, हाफ GT स्क्वायर। मैंने जो वीकेंड से पहले क्लास हुई उसमें मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया था कि पेपर में स्केचेस सबसे कॉमन आते हैं, भरे हुए स्केचेस
y एक्सिस पे हाइट है और नोट करो x एक्सिस पे t नहीं है और t स्क्वायर होने की वजह से इट टर्न इनटू अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन बन गया। ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ इज h अपॉन, उस दिन बताया था मैंने। क्या आपको याद है, मैंने बताया था कि ग्रेडियंट जो है वो सबसे रिलायबल मेथड है। क्यों? क्योंकि उसमें एरर कम से कम होता है। जब ये लाइन बनी हुई है तो उसमें सारे जो क्रॉसेस हैं वो आपने थोड़ा थोड़ा हिले हुए लगे हुए, इसमें रैंडम एरर है। और जब ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं कर रहा तो उसमें कौन सा एरर है? इसमें सिस्टमैटिक एरर है। अब हम जो जहां तक हमने लिखा था उसके बाद अब हेडिंग डालिएगा। आज का दूसरा कॉन्सेप्ट है मोशन, दो लाइनें छोड़कर, मोशन विद एयर रेजिस्टेंस। हेडिंग डालिएगा मोशन वालेकुम अस्सलाम। मोशन विद एयर रेजिस्टेंस, समथिंग इज फॉलिंग विद एयर रेजिस्टेंस। तो आज का दूसरा कॉन्सेप्ट बनाओ। आज का पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन समथिंग इज फॉलिंग विदाउट एयर रेजिस्टेंस द टाइम इंटरवल इज वेरी शॉर्ट, so a regular stop clock cannot measure it. You have to use either light gates, motion sensor or touchpad or electronic timers because the amount of time is very small, short. आज का दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि when something is falling with air resistance is there to oppose the motion. आज का पहला कॉन्सेप्ट बनाओ, दूसरा कॉन्सेप्ट बनाओ कि when something is falling through a gas or a liquid, air resistance or fluid resistance opposes the motion and this is called drag force. देखो कॉन्सेप्ट बनाओ। जैसे तुमने किसी चीज को बॉल, फॉर एग्जांपल तुमने उसको पानी में फेंका या तुमने खुद पानी में कभी जंप हाइट से की हो, या जो वाटर स्लाइड्स होती हैं, जब आकर आप पानी में गिरते हैं तो पानी आपकी मोशन को अपोज करता है। ये मोशन को अपोजिशन जो मिलती है इसको हम ए लेवल में क्या कहते हैं, और इसी को ओ लेवल में कहते थे रेजिस्टेंस टू मोशन। यही टर्म बोली जाती थी ओ लेवल में और ये टर्म क्या थी, और ए लेवल में इसका नाम इन्होंने क्या कर दिया, ड्रैग फोर्स। तो आज के तीन कॉन्सेप्ट हो गए। हम पहले दूसरे कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं। हेडिंग हमने डाली है मोशन विद एयर रेजिस्टेंस। उसमें लिखिएगा कि एयर इज अ फ्लूइड, एयर इज अ फ्लूइड like every fluid, air is a fluid like every fluid, it opposes, air is a fluid like every fluid, it opposes the motion, it opposes the motion of an object, it opposes the motion of an object. This opposition is called, viscous drag. This opposition is called viscous drag. VIS, बोलिए ना, viscous बोलते हैं जो चीज थोड़ी थिक होती है, हाँ गाढ़ा कह सकते हैं। This opposition is called viscous drag. अब ये सिर्फ नाम है। एयर्स का मेन थीम ये होता है कि आप मल्टीपल ट्रैप्स बनाते हैं। मैंने आपको हमेशा एक बात समझाई, और दिस इज माय जॉब कि शुरू के 2 महीनों में आप लोगों का टेम्परमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप टेम्परमेंट बना लेते हैं, आप उनको ये ट्रेन कर लेते हैं कि ए लेवल में ओ लेवल में फर्क कहाँ है, बेटा रुक जाओ प्लीज, तो आप बाकी काम लोग खुद कर लेते हैं। वो जो टेम्परमेंट का फर्क है वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है,
देयर आर ऑलवेज टू मेजर इश्यूज जो एएस में आते हैं। एक ये है कि पेपर को बनाते वक्त टाइम कंस्ट्रेंट बिगेस्ट चैलेंज होता है। आपको 1.25 घंटे में 7-8 क्वेश्चन करने हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए को 10 मिनट का टाइम होता है। इट्स अ वेरी हाई स्पीड पेपर। इतना हाई स्पीड पेपर हम ओ लेवल में नहीं देते, ओ लेवल में थोड़ा सुकून होता है, लेकिन बहरहाल ओ लेवल में आपने पेपर दिए हैं रेगुलर क्लास 9th में, 10th में, 11th में, स्कूल में और सीआई में, तो वो एक्सपीरियंस है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है ए लेवल में? दूसरी प्रॉब्लम एएस में जो यूनिक प्रॉब्लम है वो ये कि आप बच्चे को ट्रैक करते हो, आप उसको सर्किट बनाकर देखते देते हो कि उसको लगेगा कि सीरीज है, लेकिन वो पैरेलल होता है। फिर जाहिर सी बात है इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सीआरओ एक छोटा सा टॉपिक है जो मैंने कल कवर करना था, लेकिन चूंकि कल वो इंटरनेट सर्विसेज पे काफी जगह प्रॉब्लम था, तो आई वाज नॉट एबल टू टेक द क्लास। तो मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व करके यूट्यूब पे डाले, जिन्होंने देखे हो तो उनको पहला क्वेश्चन देखने को मिला। इसमें थोड़ा सा साउंड का भी इशू आ रहा था, लेकिन आपने देखा होगा कि वो क्वेश्चन कितना लेवल टच करता है। पहले बॉक्स काउंट करो, फिर शेप बनाओ, फिर उसको ट्रांसलेट करो, कन्वर्ट करो। तो ये दो चीजें हमेशा याद रखो। अब ये जितनी एग्जांपल्स हैं, मतलब ये जितनी एग्जांपल्स हम दिखाते हैं स्क्रीन पर, ये तो सब पास्ट पेपर एग्जांपल है। ये करना अलग चैलेंज है, लेकिन जो पेपर होगा वो तो अनसीन क्वेश्चंस होंगे। दैट इज व्हाई इतने सारे लोगों का रिटेक लगता है, और मल्टीपल लोग एक्सेल देना पड़ता है। कुछ लोग जो होते हैं वो एक्सेल नहीं दे रहे, रिटेक जो सब्जेक्ट छोड़ते हैं, तो इतना डैमेजिंग रिजल्ट होता है। तो मैं एक चीज अच्छे से याद रखो, जो मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि तुम 4 एमसीक्यू कर लो, 5 कर लो, लेकिन डेली करो। तुम एक पेपर 2 क्वेश्चन करो, जैसे मैं तुमने देखा मल्टीपल एक्टिविटीज रखता हूँ। इसका पर्पस ये होता है कि सारी चीजें कलेक्ट हो जाती, एक ही पेयर है चैप्टर्स का जो मैं कंटिन्यूअस रन कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो एक चैप्टर या 2 चैप्टर रेडी हो जाए। ये अभी ज़ाहिर इसको तो हमने शुरू नहीं किया। देखो आज का थर्ड कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई चीज हवा में या पानी में गिरेगी तो पानी या हवा उसकी मोशन को अपोज करेंगे। ये विस्कस ड्रैग है। ये जो विस्कस ड्रैग है ये ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को अपोज करेगा। तुम किसी बॉल को पानी में फेंको तो स्प्लैश होता है, तुम वाटर स्लाइड से नीचे आओ तो ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से उसमें आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगी। हमारा आज का चौथा कॉन्सेप्ट, अगर कोई चीज एक मीडियम में मूव कर रही हो, यानी कि वो एक्सेलरेट कर रही हो, तो जब वो एक्सेलरेट करेगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि ग्रेविटी पुल कर रही है, तो हमारा आज का चौथा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगा। दिस इज आवर फोर्थ कॉन्सेप्ट। तो लिखिएगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट is moving downward through a fluid, when an object is moving downward through a fluid, when an object is moving downward, when an object is moving downward through a fluid like air, it accelerates, comma, its velocity increases, its velocity increases फिर कॉमा, viscous drag also increases. Viscous drag also increases. This is again a very important thing to understand. If you are good in English and then you read these type of sentences with multiple commas, multiple breaks, so they know that this is not a good way to write English. But CI में physics के केस में आपको ये allow है। ऐसा क्यों करते हैं? वो लेवल में भी करते थे। क्यों करते हैं? क्योंकि लिमिटेड स्पेस होती है, उसी में आंसर को फिट करना है। अब इतना बड़ा पैराग्राफ लिखना पड़े तो वो तो फिट ही नहीं आएगा।
तो आपको ये ए लेवल में अलाउ है, क्योंकि पंक्चुएशन के मार्क्स नहीं कटते, आपके जो मार्क्स होते हैं वो ग्रामर के भी नहीं कटते, इवन स्पेलिंग मिस्टेक्स के भी मार्क्स नहीं कटते। आपको अपना कॉन्सेप्ट पूरा देना है। तो जब कोई चीज हवा में या किसी फ्लूइड में गिरेगी, नीचे जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो साथ साथ क्या बढ़ेगा? वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? विस्कस ड्रैग बढ़ेगा। हमारा आज का अगला कॉन्सेप्ट आप बोर्ड पे देखिएगा, हमने ओ लेवल में ये बात पढ़ी हुई है। तो नीचे जाते वक्त कौन सी फेस, नीचे जाते वक्त कौन सी फोर्स कांस्टेंट है? वेट। और कौन सी फोर्स ग्रेजुअली बढ़ रही है? ठीक है। एयर रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते इसको बैलेंस कर देती है, वेट को। एयर रेजिस्टेंस वेट के इक्वल हो गई। जब एयर रेजिस्टेंस वेट को इक्वल कर देगी तो रिजल्टेंट फोर्स विल बिकम जीरो, एक्सेलरेशन विल बिकम जीरो, और उस पॉइंट पे वेलोसिटी विल बिकम, इस वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट हो जाए, इसको क्या कहते थे? इसको कहते थे टर्मिनल वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट दोबारा समझिएगा। During the fall, if air resistance equals weight, acceleration will become zero. Resultant force will be zero. Resultant force zero हो गई। उस पॉइंट पे velocity becomes constant, and this constant velocity is called, ये O level physics का सबसे ज्यादा पूछा गया कॉन्सेप्ट है, और ये एएस में भी इसकी वही रेटिंग है। यानी आज तक एएस में इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया। ये तकरीबन हर साल पेपर में आता है, एवरी सेशन पेपर में होता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई चीज हवा में या पानी में गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है, डिक्रीज करते करते एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो, और उस पॉइंट पे वेलोसिटी बिकम्स, एंड दिस इज व्हाट। अब आप लिखिएगा कि ये सर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन डिक्रीज। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। जरा मेरे साथ इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि वेलोसिटी इंक्रीज है। प्लीज जरा बोर्ड पे देखिएगा। वेलोसिटी किसी चीज की है 30 मीटर पर सेकंड, 30 से 35 हो गई मीटर पर सेकंड। क्या वेलोसिटी बढ़ रही है? yes. 35 से 37 अभी भी वेलोसिटी बढ़ रही है, और 38 अभी भी बढ़ रही है। जरा बताओ एक्सेलरेशन कितना? 5। एक्सेलरेशन जो है ये 5 है, फिर 2 और फिर 1। अब बताओ एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? तो वेलोसिटी बढ़ रही है और एक्सेलरेशन, ओ लेवल में कहते थे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था ओ लेवल वाला। अब आपने लिखना है कि एयर रेजिस्टेंस और विस्कस ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस और विस्कस ड्रैग may equate the weight, air resistance or viscous drag may equate the weight, उसके बाद ये कॉपी होगा।
उसके बाद अब लाइन चेंज करिएगा और ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, इसको मार्क करिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वर्टेड कॉमास में कॉपी करिएगा। बातचीत रोक लो बेटा, बातचीत रोक लो। यस ऑब्वियसली, इसको इन्वर्टेड कॉमास में कॉपी करिएगा। बेटा रुक जाओ, बात नहीं करो प्लीज। ठीक है, अब आपने जो कॉपी किया अगर आप उसको देखते हैं तो जैसे मैंने आपको समझाया कि ये हमारा ओ लेवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने ओ लेवल में पढ़ा था कि जब कोई चीज गिरती है थ्रू अ मीडियम, तो जैसे एक बच्चे ने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया, तो अब आप इसको यहाँ देखिएगा कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट एट अ, अगर कोई चीज बढ़ रही है लेकिन उसका रेट कम हो रहा है यानी उसका डिफरेंस कम हो रहा है, तो एक पॉइंट पे पहुंचकर वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को फिर हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। दोबारा समझिएगा, नीचे आते वक्त वेलोसिटी बढ़ती है लेकिन एक्सेलरेशन क्या करता है, एक्सेलरेशन कम होता है। ये हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो सब लोग इसको फोकस करना कि जब कोई चीज नीचे गिर रही होती है तुम अगर जंप करो तो तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस है तो वेलोसिटी तो अभी भी बढ़ेगी, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो क्या करेगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा और एक पॉइंट पे पहुंचकर एक्सेलरेशन विल बिकम जीरो। दिस इज आवर मेन कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। The velocity which becomes constant after motion is called terminal velocity। अब तुम इसको जहां तक तुमने लिखा उसके बाद ये वाला स्केच कॉपी करना, स्केच मार्क होगा वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम्स ये स्केच पेपर में आ चुका है। अब उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी करें,
ठीक है, अब देखो जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसका नाम है काइनेमैटिक्स और उसमें हमने डिस्कस किया था वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन की दो टाइप्स होती हैं, वन इज कॉल्ड मोशन विद एयर रेजिस्टेंस जो अभी चल रहा है, और उससे पहले मोशन विदाउट एयर रेजिस्टेंस जिसको फ्री फॉल कहते हैं। अब ये जो एयर रेजिस्टेंस के साथ मोशन है हम उसकी कुछ एग्जांपल्स रख रहे हैं, जैसे पैराट्रूपर हमारी ओ लेवल में था और आज भी इसका फेवरेट है, तो आप दो लाइनें छोड़िएगा और हेडिंग डालिएगा एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। इनका फेवरेट एग्जांपल था पैराट्रूपर मोशन। देखो टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम मोशन इन एयर और एनी अदर मीडियम। ये पानी में भी होगा, हवा में भी हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स बराबर हो जाती है, लिहाजा एयर रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू वेट। यहाँ जो हम पैराट्रूपर मोशन रख रहे हैं आप उसको पहले और से समझिएगा और फिर आप आराम से कॉपी करिएगा। जो पैराट्रूपर का केस है उसको समझने के लिए यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ अ काइट। जिन लोगों को काइट उड़ाने का एक्सपीरियंस है उनको ये समझ आएगा कि जो काइट होती है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, और इवन जो लोग काइट उड़ा चुके हैं वो जो थ्रेड होता है वो बकायदा फोर्स लगाता है, इवन हाथ कट जाते हैं उससे, क्योंकि वो जो अपवर्ड फोर्स होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हम इस अपवर्ड फोर्स को अपने कोर्स में कहते हैं अपथ्रस्ट। ये हमारा आज का अगला कॉन्सेप्ट है। जो चीज हवा में होती है, पानी में होती है, उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगती है, यही अपथ्रस्ट होता है जिससे पानी में चीजें फ्लोट करती हैं। शिप पानी में फ्लोट क्यों करता है? क्योंकि उस पर अपथ्रस्ट होता है। एरोप्लेन पे भी अपथ्रस्ट होता है। तुम एक बैलून लो, उसमें हवा भरो और उसको पानी में डिप करो, जैसे तुम छोड़ोगे बैलून विल जंप आउट ऑफ द वाटर एंड दिस इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। जिन लोगों ने जंपिंग कैसल कभी एंजॉय किया है बाहर, खासतौर पे यहाँ तो खतरनाक ही होगा, जंपिंग कैसल किसी को एक्सपीरियंस है? ठीक है, लेकिन वॉइस का एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। वॉइस बताओ जंपिंग कैसल को किस तरह बनाते हैं, किस तरह? अगर जंपिंग कैसल चले, जंपिंग कैसल तो शायद मैंने बहुत ही फैंटेसी एग्जांपल में चला गया, इन्फ्लेट करते हैं और उस पर जब आप जंप करते हैं, जंपिंग कैसल तो चले बहुत ही एडवांस हो गया। कुछ सस्ती एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो हमारे ओशन मॉल में एक बना हुआ है बाउंस कराची, वो भी ये कॉन्सेप्ट है ना कि आप नहीं, वो सस्ती एग्जांपल मतलब जंपिंग कैसल से कंपेयर करें। चले अगर इसको आप सस्ता नहीं मानते, चले छोड़े, घर पे तो लोगों ने बचपन में जरूर जो घर पे जंपिंग कैसल बनाते हैं बच्चे खुद, जो कुशन पे और बेड के ऊपर, वो तो हम सब एक्सपीरियंस है ना। चलिए अब देखिए, मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए, हर बात में वॉइस थोड़ी हो गई है, मतलब वॉइस अकेला सब कुछ कर रहा है, वो बाउंस कराची भी जा रहे हैं, वो जंपिंग कैसल भी जा रहे हैं, वो घर पे अपने बिस्तर पे भी कूद रहे हैं अकेले। हाँ चलिए, अब वो पर्सनल हो गया, अल्लाह ना करे अगस्त तक टाइम है, अगस्त में सब कुछ होता है। देखिए मुझे कॉन्सेप्ट ये चाहिए था कि जब आप जब आप किसी मीडियम में मूव करते हैं तो मीडियम एक अपवर्ड फोर्स देता है, इसीलिए जो शिप होते हैं वो पानी पर फ्लोट करते हैं क्योंकि उन पर अपथ्रस्ट होता है। जो लोग स्विम करते हैं उनको भी ये अपथ्रस्ट बकायदा फील होता है कि अपथ्रस्ट एक अपवर्ड फोर्स होती है। तवज्जो रखना, जो विस्कस ड्रैग है वो असल में रेजिस्टेंस टू मोशन है, वो तो वेट से ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन जो अपथ्रस्ट है वो वेट से भी ज्यादा हो सकता है। जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं वो ऊपर उठते हैं क्योंकि उनका अपथ्रस्ट किससे एक्सीड कर जाता है। अगर गाड़ी के टायर को ज्यादा हवा दे दें, ज्यादा हवा भर दें तो गाड़ी रोड पे जंप करती है क्योंकि अपथ्रस्ट एक्सीड्स द वेट। हमारा कॉन्सेप्ट बन गया, पैराट्रूपर मोशन में एक तो वेट की फोर्स होती है, एक ड्रैग फोर्स होती है, लेकिन एक और फोर्स होती है जो क्या होती है। अब पैराट्रूपर की जो कन्वेंशनल टेक्निक है, अब तो बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन कन्वेंशनल टेक्निक ये थी कि पैराट्रूपर जंप करते हैं एक मूविंग
प्लेन से और वो शुरू में पैराशूट नहीं खोलते, शुरू में दे गो डाउन विद अ वेरी हाई स्पीड और उनकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, नीचे जाते वक्त वो पैराशूट एक पॉइंट पर आकर खोलते हैं इस वाली पोजीशन पे, पैराशूट खुलने के बाद एक जर्क लगता है, वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको तुम पहले एक तो हेडिंग डाल दो पैराट्रूपर मोशन नंबर 1, और इसको तुम लोग एक एनिमेशन में जरा स्क्रीन पर देख लो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो पैराट्रूपर की मोशन में शुरू में पैराट्रूपर बगैर किसी पैराशूट के नीचे आएगा और जब उसकी वेलोसिटी टर्मिनल होने लगेगी तो वो अपना पैराशूट उसके बाद खोलेगा, पैराशूट खोलते ही एक जर्क लगेगा और वेलोसिटी बहुत रैपिडली ड्रॉप हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगा, वेलोसिटी दोबारा टर्मिनल होगी और यहाँ पर फिर वो जमीन पर उतरेगा। ये पैराट्रूपर मोशन है। ओ लेवल में कोई 10-15 मरतबा ये सवाल आ चुका है, ए लेवल में भी ये सूरत हाल है, ये इनका फेवरेट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटिंग एग्जांपल इन एएस लेवल। कॉन्सेप्ट रिपीट कर लें, पैराट्रूपर शुरू में बगैर एक पैराशूट खोले जंप करते हैं और जब उनकी वेलोसिटी खुद ब खुद टर्मिनल हो जाती है तो वो पैराशूट खोलते हैं, पैराशूट खोलने पर क्या होगा, एक जर्क लगेगा और वेलोसिटी विल रैपिडली डिक्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर तुम इस मोशन को गौर से देखो, इस मोशन को अगर तुम गौर से देखो तो पैराशूट फौरन नहीं खोला जाता, बल्कि पैराशूट खोलने के वक्त वो वेलोसिटी टर्मिनल हो चुकी होती है। तो इसका मतलब टर्मिनल कितनी मर्तबा हुआ, तो आपने हेडिंग डाली पैराट्रूपर मोशन, और उसके बाद ये वाली डायग्राम जो है, ये वाली डायग्राम कॉपी करें। कॉपी करो, कॉपी बाद में फिर फोटोग्राफी कर लेना ना, कॉपी क्यों नहीं कर, सॉरी बस यार। Viscous drag was actually air resistance in O level, and upthrust is another force which is due to the fluid. जब तुम पानी पर जंप करते हो तो पानी तुम्हारी मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स लगाता है, वो मोशन एयर रेजिस्टेंस या फ्लूइड रेजिस्टेंस नहीं होती, बल्कि वो पानी की रिएक्शन फोर्स होती है। तो वो जो फोर्स होती है, जैसे तुम एक बॉल को जमीन पर गिराओ तो जमीन एक अपवर्ड फोर्स लगाती है, बॉल उछल जाती है, सेम टू दैट every fluid produces an upward force which is called upthrust। अब देखो तुमने ये कॉन्सेप्ट एनिमेशन में देखा और उसके बाद ये वाला स्केच कॉपी करो।
अटेंडेंस ले सकते हैं 6 सॉरी 21 लोग हैं 3 से 4 लोग हैं अली वगैरह आज आए अब्दुल रहमान हाँ सही कहाँ तो खान परीक्षा अटेंडेंस शो जो है वो जा सकता है प्रेजेंट सलमान अहमद सिद्दीकी अपना आता प्रेजेंट मानूर बाबा मरियम मोहम्मद अशरफ जो बेस्ट वाइफ नोट्स ले लो कुछ क्लासेस हैं ऑनलाइन पढ़ी जो क्या है नोट्स ले लो और सारी नोट्स कॉपी कर दो हाथ से मोहम्मद अली मोहम्मद फुरकान अली है इधर बात शाफे पर मैंने जो तरीका है अगर आज जो शरीफ मदद दे तो शुरू आप यहाँ दर्द में पता मुनीब अहमद दर्द में कोई तरीका है जी सर वो प्लीज जाहिर जबान पक्का पता जी उसने एप्लीकेशन सबमिट करवाई और आयशा अली का भी कोई पेपर है शायद आयशा अली को इस वक्त यहाँ आपने आयशा अली के सर उसने अभी चेंज करवाया क्या चीज करें सर फरूक की क्लास में थी सर शाम फरूक उसने चेंज करा आपसे कल उस दिन हाँ बात मुझे पता है उसका लेकिन मुझे तो आई थी एक दिन तो आई पता नहीं शायद आज कैंपस में नहीं आपको नहीं आयशा थी सबीना गुल सलाउद्दीन बलोच फारमा गुल युविता दुधवानी और इतना हाँ तो सिटी में दे दो अगर दो सिटी में नहीं देना चाहते हैं कल मैं रखूंगा स्टॉक यार वो सारी टेस्ट ही है असेसमेंट भी टेस्ट ही हो मैं ये करता हूँ ना कि मैं मल्टीपल चीजों के मार्क्स रखता हूँ एक असेसमेंट के तो हशर हुआ मैंने तो देखा तो इसलिए आई डोंट बिलीव इन दैट ए लेवल में परफॉर्मेंस एक टेस्ट से कभी नहीं जनरेट होगा इसमें होमवर्क है क्विज है ये जो अभी आज टेस्ट रखा है ये सब को जोड़ता जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं आप कॉग्निटिव का मसला आ रहा है वो ब्राउज़र मेरा अजीब सा डिफॉल्ट ब्राउज़र सेट नहीं हो रहा क्रोम नहीं तो तुम डिवाइस बदल के देखो डिवाइस अब बन ही रहे हैं नहीं डिवाइस तो बदलनी पड़ेगी ना डिवाइस मतलब घर पे किसी और डिवाइस पे ट्राई कर लो मेरे पास लैपटॉप तक नहीं सिर्फ एक चीज है मेरे पास नहीं तो तुम फिर दूसरा तरीका ये है कि तुम ब्राउज़र चेंज करो वो तो कर सकते हो लेकिन डिफॉल्ट ब्राउज़र चेंज हो ही नहीं सकता डायरेक्ट कोई क्लास का नहीं ऐसा नहीं तुम वो लिंक कॉपी करो किसी दूसरे ब्राउज़र पे पेस्ट कर दो लेकिन बहुत ज्यादा मतलब रोज अगर कोई रोज नहीं लेकिन रोज नहीं की मजबूरी है ए लेवल देखो इसको समझो ए लेवल है ही 5 महीने का महीना गुजर चुका है 10 दिन और ऊपर निकाल दो तो तकरीबन 4 मंथ्स तो वैसी बात नहीं तो 4 महीने से भी कम टाइम तो ये करना पड़ेगा सारे कोर्स देना जरूरी नहीं है लेकिन आप जो दे सको वो तो दो मैं तो इवन अटेंडेंस की भी मार्क्स चाह रहा हूं मैं तो बोला एडमिन को कि अटेंडेंस की भी मार्क्स हो जाए तो फिर ये होता है कि कलेक्टिव परफॉर्मेंस है अभी मैं रिपोर्ट सबकी जनरेट कर रहा हूं ना कल कितने परसेंट हो गया तो देखो गूगल का नहीं अटेंडेंस मेरे पास अभी सर परसेंटेज बेटा आपको आती है ना ईमेल पे आने पे चेक मेरे पास सर मुझे नहीं हुआ था बेसिकली इसमें मेरी अटेंडेंस ऑब्वियसली तो वो
कोप अप कैसे होगा, कंपनसेट कैसे होगा? सलीम सर भाई सर वो आप नोट डाउन कर सकते हैं? सर करना पड़ेगा, अपने बंदे बिठा के टेस्ट लेना पड़ेगा। सर मेरी अटेंडेंस जो है वो कंपनसेट कर सकते हैं? अटेंडेंस तो कंपल्सरी, लेकिन अटेंडेंस वाली कितनी लोग सर 5 से लोगे 10 ही होगा। बेटा आपने लीव एप्लीकेशन और मेडिकल सबमिट करा था, आपकी लीव मांग हुई। सर मैंने कराया, किसको कराया बेटा आपने? मेरे फादर ने आके कराया था, सर शायद सर फाइल को बताया था। रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट सबमिट करा दो। डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी ना, तो मेरे ख्याल से ही ईमेल सर फाइल कर अपना। हाँ तो बस में हो जाएगा, आप डबल चेक करो, सब को कर दो। अच्छा चलो मैं देखो सर, भी हो जाएगा। सर हम टेस्ट देंगे, कितना मार्क्स मिलेगा? फुल मार्क्स मिलेगा? ये करना पड़ेगा, ये पेपर समझ से पेपर कॉल आए हो रही है, ये देखो इसे काफी लोग एब्सेंट नहीं है, कोई एक ट्राई बनाओ। सर अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि जब से लाइक खत्म हुआ एग्जाम में आना शुरू हुआ तो कोप अप करना मेरे लिए मुश्किल नहीं तो अपने यहाँ पे प्रेशर डालो, एक्स्ट्रा टाइम लो, दोस्तों के साथ बैठ के कुछ पढ़ाई का भी करो, करना तो पड़ेगा। ए लेवल, अगर हम ए लेवल में बच्चे को छोड़ दें तो बच्चा गया। क्योंकि सर अब ऐसा सीन है, ट्रेडमिल की स्पीड ज्यादा हो चुकी है, मैं नहीं, लेकिन आप ट्रेडमिल के साथ आ जाओगे इंशाल्लाह। आप मतलब ये थोड़ी, आप माशाल्लाह इस एज में होता है, पोटेंशियल होता है हो जाएगा इंशाल्लाह, वो थोड़ी कंफ्यूजन लेकिन पीछे नहीं हटना है।